विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम क्लास 8th का चैप्टर 9th दी मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947 ये विद्यार्थियों ठीक है। चैप्टर को समझो कि ये कह रहा है कि भाई 1870 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना या कैसे आगे बढ़ा। ये कहने का तात्पर्य है कि जो राष्ट्र आंदोलन है वो किस प्रकार आगे बढ़ा 1870 के बाद। एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता दो विद्यार्थियों कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और 15 साल के लिए इसको चार्टर मिला था दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए। ब्रिटेन की रानी ने दिया था जो प्राइवेट कंपनी थी और इसका मतलब था कि मुनाफा कमा के ब्रिटिश सरकार को ये टैक्स देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसने भारत का शोषण किया। भारत का के जहां भी ये गई ना वहीं शोषण किया इसने। पहली कंडीशन, इसने सही रूप से 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई और उसके बाद 1857 भारतीयों के लिए पहला विद्रोह या कहें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक तरह से यह बात भी सही कि भी नॉर्थ इंडिया में सक्रिय था और सभी राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन था या नेता थे उन सभी में एकता नहीं थी। इसलिए जो विद्रोह किया इन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट पे किया, एक साथ नहीं किया। ठीक है। और फिर खुद भारतीयों ने भी उनका साथ दिया था। अंग्रेजों का जो रियासत के नवाब थे उन्होंने, नेपाल के जो राजा थे गोरखा थे उन्होंने, पंजाब शांत रहा था। और 1857 के बाद अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि भी मुस्लिम शासक बहादुर शाह जफर, इसलिए आंदोलन इन्होंने किया है, नेतृत्व भी इन्होंने किया था। यह बात भी सही है। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ इनकी जो नीति थी वो नेगेटिव नीति रही। शुरू में ये रही नेगेटिव नीति पॉलिसी, मुसलमानों के खिलाफ ये रही। लेकिन उसके बाद इनका कुछ रुझान बदल गया, ये भी हुआ। उसके बाद रुझान बदल गया और रुझान बदला तो 1870 के दशक में जाकर के कुछ संगठन बने, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी सभा और फिर लास्ट में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बने विद्यार्थियों 1885 में। एलन ऑक्टोवेन हुम ये ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके प्रयासों से संभव हो पाया। और पहले इसमें 72 आदमी डेलीगेशन उनका था और मोस्टली ये है कि एडवोकेट ये थे। कहां से? कलकत्ता से और बॉम्बे से, मद्रास यहां से थे। ठीक है। और सभी के कंडीशन ये थी कि सभी को इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा ये आनी चाहिए।
ठीक है। तो 72 आदमी अलग अलग जगह से, और एलन एक्टनहुम जी इसके जनरल सेक्रेटरी बने दिसंबर 1885, 28, 29, 30 के उसमें सेशन हुआ। ठीक है। अब उसके बाद यह हुआ कि भाई इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि भी देश को अधिकार मिलने चाहिए, देश को अधिकार मिलने चाहिए। इन्होंने आवाज दी एकता की, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो तुमने गलत काम किया है, भारत का शोषण किया, उसको बंद करो। जो परिषद है उसमें भारतीयों की भागीदारी करो, भारतीयों की भागीदारी करो। और जिस राज्य में परिषद नहीं है उसमें लागू करो। और जो सिविल सर्विस है इसमें भी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाओ। और लंदन के साथ साथ इंडिया में भी टेस्ट कंडक्ट करो। इस प्रकार की बात कही इन्होंने। इसलिए इनको कहते कि मध्यमार्गी नीति थी इनकी। तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने, वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरे दादा भाई नौरोजी बने, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी बने। इस प्रकार कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इस प्रकार ये सम्मेलन हुए, सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब उसके बाद ये कांग्रेस का मतलब है होता बच्चों पार्टी नहीं, कांग्रेस, ये ध्यान रखना। यहां पे पार्टी भी नहीं है, और कांग्रेस का मतलब है होता है ऑर्गेनाइजेशन, समूह लोगों का, एक तरह से संगठन ये कहेंगे। तो यहां पे पार्टी नहीं थी कांग्रेस, यहां पे एक मिशन था, यहां पे एक जनता की आवाज थी, उसका मतलब कांग्रेस था। ठीक है। अब इनने आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद अंग्रेजों के कान पे जू तक नहीं रहेंगे, ये भी हुआ। और उसके बाद इन्होंने ये किया कि भाई अंग्रेजों ने भारत का शोषण तो कर रहे थे, इसमें कोई दो राय थी नहीं। 1878 आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। 1878 के आर्म्स एक्ट का तात्पर्य यह विद्यार्थियों कि भी कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता, क्योंकि भारतीय उनको मारने लग गए थे, कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता, पहली बात। फिर दूसरी बात, समाचार पत्र थे, ये भी जनता की आवाज बने, समाचार पत्र ये भी जनता की आवाज बने। अब इसमें यह कहा कि वर्नाकुलर का होता क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा, कि इसमें कोई भी समाचार पत्र नहीं छपेगा, नहीं निकलेगा, यह बात कही। और इंग्लिश भाषा में भी समाचार पत्र अगर किसी का भारतीय मालिक है तो सबसे पहले वो उस समाचार पत्र को जो कलेक्टर है या मजिस्ट्रेट है, सही रूप से मजिस्ट्रेट बच्चों, कलेक्टर नहीं, इसको एक कॉपी देगा, इसको एक कॉपी देगा, ताकि कोई सरकार के खिलाफ कोई बात तो नहीं लिखी हुई है, ये बात कही इन्होंने। अगर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ बात छाप दी तो फिर उससे यह होता था, जो प्रभाव पड़ा कि इनकी प्रेस, समाचार पत्र, सब कुछ जब्त, ये कर दिया, सब जब्त कर दिया। इसलिए भारतीयों में एक आतंक का माहौल, एक भय का माहौल बन गया, जो अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था डराना। लेकिन लॉर्ड रिपन आए भारत के गवर्नर जनरल बन के, ये लॉर्ड मेयो के टाइम की बात है, सॉरी लॉर्ड लिटन के टाइम की ये बात, ठीक है। उनके बाद लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन आए
तो ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले जाते बच्चों, लॉर्ड रिपन। जो सब स्थानीय स्वशासन है वो इन्होंने शुरू किया था आधुनिक भारत में। प्राचीन भारत में तो रिपब्लिक बहुत थे, लेकिन आधुनिक भारत में ये उनके फादर एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने इल्बार्ट बिल ये प्रस्तुत किया। उससे पहले ये था कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का इंग्लिश का मतलब भाषा भी होता है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेज भी होता बच्चों, उनका मुकदमा सुन नहीं सकते थे। ये बात हुई पहले, ठीक है। अंग्रेज जज भारतीय मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। अब इन्होंने समानता की बात कही। जब समानता की बात कही तो इन्होंने ये कहा भी भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं। उससे अंग्रेज नाराज हो गए, क्यों जातीय दबंगता थी, अपने आप को अलग मानते थे, भारतीयों को अनसिविलाइज्ड मानते थे, ये बात भी थी, ठीक है। अब इसके खिलाफ बात उठी और यहां तक भी हुआ कि भाई इसको लॉर्ड रिपन को वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, जो यहां के अंग्रेज नाराज थे उन्होंने, ठीक है ना, कि उसको जबरदस्ती बैठा करके वापस लंदन भेजा जाए। तो बाद में बिल वापस लेना पड़ा, बिल पास नहीं हो पाया। इन सभी बातों से नाराज हो करके भारतीय बहुत नाराज हुए कि भी देश हमारा, सब कुछ हमारा, जमीन हमारी, संसाधन हमारी, उसके बाद शोषण हमारा, और हमारे को अधिकार नहीं, हमारे को बड़ी जो पोस्टें हैं उनको जो अधिकारों की बात थी, हाँ जो लिखी कि भाई ये होना चाहिए, उसमें थे कि भाई पोस्ट वो भी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी पोस्ट में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये बातें अंग्रेजों ने नहीं सुनी कोई बात, ये और कर दी ऊपर से। उससे ये हुआ कि भी भारतीय नाराज हो गए। अब भारतीयों ने अपनी जो आवाज थी वो उठानी शुरू की, ठीक है। अब 1905 में और कर दिया लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया दो भागों में, 2 भाग, ये मान लियो, ठीक है। 2 भाग कि एक भाग है जो ये बांग्लादेश साइड का, इसको कर दिया कि यहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, इसको जो पूर्वी भाग है इसको कर दिया कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, कि जो राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा है वो रुक जाएगा, ये लिया। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी थी, गंगा नदी में डुबकी लगाकर एक दूसरे की कलाई के ऊपर राखी बांधी गई थी और सभाएं हुई थी, और एक ठोस से स्टेप उठाया गया था। इसलिए पहली बार आंदोलन जनव्यापी चला तो बंगाल में चला, 1905 में चला, ठीक है। तो ये हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं बड़ा राज्य है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से ये बात भी ठीक थी कि भी उस समय भारत में जितने स्टेट्स थे उनमें सबसे बड़ा राज्य था। भारत की पॉपुलेशन उस समय में तो 23-24 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ से ज्यादा अकेले बंगाल की पॉपुलेशन थी। इसलिए बात हुई थी कि भाई इनको अलग किया जाए। तो विद्यार्थियों, जो बंगाल विभाजन किया 1905 में, सरकार ने कहा था कि भाई बंगाल बड़ा है और सारे भारत की पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास थी और अकेले बंगाली की पॉपुलेशन 7 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया। अंग्रेजों ने जो बहाना किया, उसने कहा कि हम केवल एक प्रशासनिक दृष्टि से, ताकि प्रशासन को स्मूथली चला जाए, इसलिए बांटे। लेकिन भारतीयों ने कहा कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम जो ये भाग है, पूर्वी भाग, ये जो पश्चिम भाग है, ये मुस्लिम बाहुल्य था, इसको इस साइड में कर दिया जो आधुनिक बांग्लादेश है, और इसको इस साइड में कर दिया जो हिंदू है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, ये इस साइड में करती, ठीक है। इस प्रकार बैठा था।
अब उसके बाद कि भी बंगाली विभाजन में ये हुआ था कि स्वदेशी और बहिष्कार दोनों चीजों का वर्णन बहुत बखूबी से किया गया, और पहली बार ये किया गया कि भाई बहिष्कार और स्वदेशी का इस्तेमाल कैसे करना है। अब कांग्रेस के दो धड़े बन गए, एक नरम दल, पहले भी थे उसमें गरम दल। एक कहता था कि भाई ये केवल बंगाल तक सीमित रखें, ये नरम दल कहता था। गरम दल कहता कि नहीं, इसको बंगाल से बाहर भी करो, सारे भारत में करो। इसका मतलब था कि भाई बहिष्कार का मतलब जितने भी ब्रिटिश सामान है उस सभी का बहिष्कार करना, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, कोर्ट है, कचहरी है, जो भी कुछ है, एवरीथिंग है, वो सभी का बाइकाट होना चाहिए। उसके बाद स्वदेशी मतलब कि इसका बहिष्कार करके अपना अपनाना, कि कंपनी लगाना, फैक्ट्री लगाना, स्कूल खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना और इस प्रकार काम करना। तो ये था। तो यहां से फिर बात आगे बढ़ी और कांग्रेस 1907 में दो भागों में बंट गई, गरम दल और नरम दल। अब इसके साथ गरम दल और नरम दल में बाल, पाल, लाल बाल पाल ये आए। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। ये हुआ। और इनका गरम दल के जो नेता थे ये पक्ष में थे कि भाई जो रिक्वेस्ट करते हैं कांग्रेसी, वो उस नीति को हम नहीं मानेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दिस जो कोट वाज सेड बाय बाल गंगाधर तिलक, ये कहा गया था। अब ये 1907 में तो हो गया विभाजन, कांग्रेस दो भाग में बट गई, और 1907 में रास बिहारी बोस फिर प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने। लेकिन 1916 में फिर ये दोनों एक हो गए, गरम प्लस नरम कांग्रेस। अब यहां पे गोपाल कृष्ण गोखले एक्सपायर हो चुके थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक और विद्यार्थियों एनी बेसेंट, इनके प्रयासों से लखनऊ सेशन हुआ और लखनऊ में दोनों एक हो गए, जो गरम दल और नरम दल 1916 में। ठीक है, और आपकी किताब में 1915 है, वो गलत है। ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि मजूमदार यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1907 जो 16 का अधिवेशन था उसके। ठीक है, तिलक और बेसेंट इसके प्रयासों से लखनऊ सेशन। फिर यहां पे उसी समय में ये भी हुआ कि इंडियन मुस्लिम लीग, इसका भी सेशन हुआ, और इसके सेशन में दोनों ये हुआ कि दोनों के दोनों, कांग्रेस भी ये भी दोनों एक साथ आ गए और देश में एकता की भावना जगी जो यहां पे जगी थी बंगाली विभाजन के दौरान। लेकिन इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में, इसकी स्थापना भी साथ के साथ हुई। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, उनके नेतृत्व में ये गवर्नर जनरल से मिले और मिलकर कहा भी ऐसी ऐसी बात इनने यहाँ पे, क्योंकि पहले से बैकग्राउंड में था सिस्टम कि इस प्रकार करना है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो अंग्रेजों की पहले काम कर रही थी। 1957 के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया था, 1957 तक नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1857 दे यूज्ड इट। ठीक है, और इनने 1906 में ये बात उठी और इनने कहा कि नहीं, जो मुस्लिम है इनके हित अलग है और इनके अधिकार मिलने चाहिए, इनको नौकरी में आरक्षण, इस प्रकार आरक्षण, और परिषद उसमें आरक्षण, एमएलए जो एमपी उनमें आरक्षण वो मिले। फिर इनकी बात 1909 में जाके हुई इंडियन कौंसिल एक्ट, इसके माध्यम से, जिसको मिंटो मार्ले भी सुधार बोलते हैं, मॉर्ले रिफॉर्म ये बोलते हैं। इसके द्वारा अंग्रेज को, मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो पहली बार अंग्रेजों को मिला जो रिजर्वेशन है 1909 के अधिनियम के द्वारा, ये बात जो ब्रिटिश हुकूमत ने दी, ये हुआ बच्चों। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल एक हो गए, और यहां पे दोनों हिंदू मुस्लिम जो सॉलिडरिटी थी वो देखने को हमारे को मिली। लेकिन 1914 से लेके 1918 तक के फर्स्ट
फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और इसमें दो भागों में विश्व बटा हुआ था एक तरह से, जिसमें जो एक्सिस पावर थी, जिसमें जर्मनी था, बुल्गारिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की, ये थे चार राष्ट्र। तो तुर्की इस समय में जर्मनी की तरफ से लड़ा था और तुर्की का जो शासक था, वो देश का जो प्रधान था वो खलीफा था। ठीक है, देश का प्रधान क्या था, मुखिया क्या था, खलीफा। खलीफा का मतलब बच्चों धार्मिक गुरु, मुस्लिम समाज का, जगत का, सभी का, जितने भी मुसलमान हैं वो धार्मिक गुरु। इसलिए भारत में इनके पक्ष में एक आंदोलन चलाया 1919 में। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई, तो उनने नेतृत्व किया था, कांग्रेस से उसका भी सपोर्ट था पूरा, ये हुआ था। इसलिए देश में एकता की जो भावना जगी, यहां पे हम देखते हैं कि भाई हाँ मिली थी। और इसी दौरान ये हुआ कि 1919 में ही, ये बाद में होता है, पहले मार्च, इसमें रोलेट एक्ट ये पास हुआ। इसके द्वारा ये था कि किसी भी भारतीय को शक के आधार पे पुलिस, ब्रिटिश हुकूमत जेल में डाल सकती थी। उसके लिए कोई अपील, कोई दलील, किसी प्रकार की जरूरत नहीं थी। ये हुआ, सारे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और 6 अप्रैल एक डेट फिक्स की गई कि भाई दिन में मनाया गया कि इसके विरोध में, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में बच्चों, यहां पे जनरल डायर ने निहत्थे आदमी के ऊपर बंदूक चलवा दी, गोली चलवा दी। ठीक है, उसमें हजारों आदमी मारे गए। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 350-376 आदमी मारे गए, गैर सरकारी कहता है कि 1000 के आसपास आदमी मारे गए। और सारे उसमें रोष प्रकट हुआ भारत में, ये हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर थे, गांधी जी थे, उन्होंने अपनी जो उपाधि थी सर की या नाइटहुड की, वो त्याग दी, जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। ठीक है, और बहुत से वकीलों ने काम धंधा छोड़ दिया अपना, कि भी सरकारी जो मशीनरी उसका विरोध करते हैं, ये हुआ। ठीक है, तो ये रहा बच्चों, इसको साफ कर दूं फिर से। अब उसके बाद विद्यार्थियों, भारत में एक महान हस्ती का आगमन होता है, दोबारा से। जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि भारत के साथ साथ एक देश और भी रहा है, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी केवल एक वकील के तौर पे गए थे, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी उन्होंने हायर किया था, और यहां पे उनकी वकालत नहीं चली थी, तब गए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, 9 जनवरी 1915 को। तो यहां करके इन्होंने एक तो साबरमती आश्रम खोला, ये हुआ। दूसरी बात, इन्होंने एक तो चंपारण, एक खेड़ा, एक अहमदाबाद आंदोलन ये चलाए। चंपारण बिहार में नील की खेती से संबंधित था, 3 गठिया सिस्टम बोलते थे। खेड़ा गुजरात में है, लगान बढ़ा दिया तो उससे संबंधित था, इस पे नील की खेती करनी जरूरी थी, कुछ कंडीशन ऐसी थी वहां पे। अहमदाबाद मिल मजदूरों का था। तीनों के तीनों में गांधी जी को सफलता मिली। ठीक है, तीनों की तीनों में गांधी जी को सफलता मिली, ये हुआ। अब इसी दौरान एक और जागरूकता आई लोगों में, कि जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें वन संसाधन को लेके, खनिज संसाधन को लेके वन सत्याग्रह, इस प्रकार के। गुंटूर जिला था ये, गुंटूर आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना, वहां पे चला। इसके साथ जो दूसरे थे वहां भी चले आंदोलन।
कहने तात्पर्य ये कि जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसके साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी जोड़ दिए गए, क्षेत्रीय मुद्दे ये भी जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार क्षेत्रीय और प्लस राष्ट्रीय मुद्दे फिर सारे भारत का आंदोलन कहें या मिशन कहें, उसमें एक समानता हो गई, क्योंकि आदमी ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, ये कहा। इन्हें कहा कि वन हमारे हैं। जो वन गांव थे, वन ग्राम थे, वन ग्राम ने विद्रोह कर दिया कि वन हमारे हैं, संसाधन हमारे हैं, तो फिर आपको क्यों? इस प्रकार इन्होंने किया विद्रोह। दूसरी जगह कहीं पे शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने किया, ठीक है। जैसे अंबाबाई आंध्र प्रदेश में, उसने किया। उस वो एक छोटी 12 साल की उम्र थी मेरे ख्याल में, उस समय उसकी शादी होगी, फिर जल्दी विधवा होगी, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में उसने सक्रिय भाग लिया, कई बार जेल गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई। इस प्रकार एक अमर गाथा लिख गई अपने कि कॉमन से कॉमन आदमी भी आवाज उठा सकता है, देश के लिए लड़ सकता है, देश के लिए मर सकता है। जो क्षेत्रीय मुद्दे थे वो राष्ट्रीय बन गए, राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय बन गए। कहने का तात्पर्य कि दोनों एक दूसरे में मिश्रित हो गए, ये हुआ, ठीक है। अब गांधी 1915 में, जनवरी 1915 भारत आए, साबरमती आश्रम खोला, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद बन गए। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, राजनीतिक गुरु। और इनके आध्यात्मिक गुरु भी थे बच्चों, वो आप बताना मैसेज के माध्यम से, ठीक है। तो अब उसके बाद गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन ये किया। कब हुआ ये? 1920 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू एंड डाई, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, इसमें कहा था गांधी जी ने। अब ये था विद्यार्थियों के असहयोग आंदोलन का मतलब गांधी के जो मूल मंत्र थे ये थे, एक तो सत्याग्रह, एक अहिंसा, ठीक है, एक बहिष्कार, ये थे। सत्याग्रह का तात्पर्य बच्चों ये है कि सत्य के लिए आग्रह करना कि देश हमारा है, तुम बाहर से आए हो, तुम फॉरेनर हो, तुम लुटेरे हो, कहना तात्पर्य ये सत्याग्रह है। अहिंसा कि हिंसा नहीं होगी, हम जो भी काम करेंगे अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, हम सरकार को कोऑपरेट नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और बहिष्कार करके जो अपना सामान स्वदेशी है उसको अपनाएंगे। ये 4 पॉइंट थे गांधी जी के, जो स्ट्रेटजी थी उनके, ठीक है। कि कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, कोर्ट है, कचहरी कहीं भी है, उसमें हम बहिष्कार करते हैं। और सरकार ने अपने जो भारतीय थे आदमी, उन्हें अपने स्कूल कॉलेज खोल दिए, अपनी फैक्ट्रियां खोल दी। ये क्या सर भारतीयों ने, ठीक है, इस प्रकार रहा। हाँ, तो इसका मतलब था सहयोग नहीं करना, लेकिन ये फेल हो गया। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी स्थान पे 22 पुलिसकर्मी जला दिए भीड़ ने, आंदोलन की भीड़ ने, ठीक है। उसके बाद गांधी ने वापस ले लिया, फिर गांधी को जेल भी हुई थी, लेकिन ऑन दी ग्राउंड ऑफ हेल्थ गांधी जी वाज रिलीज्ड, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, विनती के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, डिसोबीडेंसी कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, आंदोलन 1930 ये चला। जैसे अब ये क्या था कि नमक कानून तोड़ करके, नमक कानून ये था बच्चों कि एक तरह से मोनोपोली थी ब्रिटिश हुकूमत की, कि कोई भी दूसरा आदमी नमक नहीं बना सकता था, और नमक खाना आदमी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। वो जमीन के अंदर से भी निकलता है और समुद्र के पानी से भी निकलता है, दोनों तरह से।
लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का एकाधिकार था इसके ऊपर, ठीक है, मोनोपोली, एकाधिकार ये था। अब इसके बाद ये हुआ कि इसने, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक 240 किलोमीटर 78 आदमी सहयोगी लेकर के गए, और ये 12 मार्च शुरू की यात्रा और 6 अप्रैल को पहुंच गए, ठीक है। और समुद्र किनारे जाकर जो वहां नमक पानी सूख करके बिखरा हुआ था उसको इकट्ठा किया और पानी को सुखा करके फिर भी नमक बनाया। इस प्रकार नमक कानून टूट गया। और इसी प्रकार जैसे सरोजिनी नायडू ने दक्षिण मध्य भारत में, श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में, और दूसरे नेताओं ने अलग अलग जगह पे ये काम किया, ठीक है। धरासना में थे सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये किया। तो उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये था कि भी कोई भी आदमी जाएगा चौराहे पे, और चौराहे पे जाकर के ब्रिटिश जो सरकार की जो पॉलिसियां हैं उसकी आलोचना करेगा। ब्रिटिश सरकार के सिपाही आए तो उसको अपने आप को उनके हवाले कर दो, विरोध नहीं करना है। अगर वो मार पिटाई करते जब भी बचाव भी नहीं करना, केवल विरोध करना है पॉलिसियों का, नीतियों का। एक आदमी जाकर, सभी नहीं, एक आदमी जाकर के, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। ये 8 अगस्त 1942 को मीटिंग हुई बॉम्बे में, और किसी मुखबिर ने सूचना दे दी, और 9 अगस्त सुबह सुबह पकड़ लिए सभी को, सब जेल में डाल दिए। केवल जो बड़े नेता बचे, अरुणनाथ सफली, अच्युत पटवर्धन और उषा मेहता, जिन्हें कांग्रेस रेडियो के नाम से प्रसारित किया था, कांग्रेस रेडियो जिन्होंने चला था जंगलों में रह करके, फिर बाद में वही पकड़े गए थे, उषा मेहता ही पकड़ गई थी। रेडियो जो सेट था उनका सिस्टम था वही पकड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इस समय में ये होगा कि भाई गांधी राज आ गया, ये था, गांधी बाबा का शासन आ गया। बहुत सी जगह तो ब्रिटिश जो झंडा था उसको उतार दिया गया, और कई महीनों तक भारतीय तिरंगा झंडा तो लहरा गया, और आदमी खुद डीसी कलेक्टर जो कुछ बनने वो खुद बन गए, ठीक है। जिससे महाराष्ट्र और बलिया उत्तर प्रदेश ये प्रमुख रहे थे स्थानों पर, ठीक है। और बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उनके घर लूट लिए गए, या भाई उनको भी मार दिया, बहुत सौ को, रेल की पटरी उखाड़ दी, और सब जगह की आवाज थी कि गांधी राज आ गया, ये बात हुई, ठीक है। तो ये गांधी के बारे में कि भाई 1915 में आए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, नील की खेती से, लगान से, मिल मजदूरों से, असहयोग सहयोग नहीं करना है, ठीक है। अपना स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना, मतलब ये सविनय अवज्ञा कि भाई रिक्वेस्ट के साथ, विनती के साथ हम उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नमक कान तोड़ करके ये आंदोलन शुरू हुआ। व्यक्तिगत एक व्यक्ति जाएगा चौराहे पर, और वो जाकर के फिर उसकी आलोचना करेगा, जो भी ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं उनकी आलोचना करेगा, ये था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो, और आंदोलन बहुत जबरदस्त चला। ब्रिटिश सरकार को भारत में भी, जबकि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन भीड़ को तितर बितर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हेलीकॉप्टर के द्वारा यहां पे गोलियां चलानी पड़ी, हेलीकॉप्टर से। जब जाके बहुत दिनों के बाद आंदोलन को कंट्रोल कर पाई थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि भाई आंदोलन अब नहीं रुकेगा। अब जो कांग्रेस ने जो मिशन उठाया था, देश को आजादी को, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना, वो अब होके रहेगा। ये अंग्रेजों ने भाप लिया था कि 1942 में उन्हें क्रिप्स मिशन भेजा, 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा, समझौता करना चाहा, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बातचीत की, बातचीत असफल हो जाती थी, मोस्टली असफल रही। ये कहा रही थी उसके कभी नहीं, हट पकड़े के नहीं, हमारे को देश के स्वराज्य चाहिए। जैसे लाल बाल पाल, 3 आदमियों ने कहा था कि भाई उग्र राष्ट्रवादी, एक तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आदमी वे थे।
अब इसके साथ जो पॉलिसी चली बच्चों, विद्यार्थियों, जो नीतियां थी सरकार की, उसका भी विरोध होना था। और एक पैरेलल जो आंदोलन चला था कांग्रेस के बाद में, मुस्लिम लीग, वो कभी डाउन हो जाती थी, कभी अप हो जाती थी। उसकी एक खास विशेषता थी। क्योंकि उसकी स्थापना ढाका में हुई है 1906 में। पहले जो अध्यक्ष थे उसके वकार खान थे। ठीक है। अब ये रहा कि भाई 1909 में मुस्लिम लीग की बात एक्सेप्ट ये कर ली गई कि भाई अलग निर्वाचन मंडल मुसलमानों को लिए रिजर्वेशन, इसका मतलब ये था। ठीक है। अब इसके साथ मुद्दे बहुत सारे हो गए धार्मिक आधार पे, हिंदू और मुस्लिम ये बन गए पॉलिटिक्स में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और कौन जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने डिवाइड एंड रूल की नीति अपना ली थी। ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना, ये फाउंडर मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस में रहे ये मोस्टली 1912 तक। उसके बाद ये फिर कांग्रेस को छोड़ गए। इनको हिंदू मुस्लिम शांति का राजदूत कहा जाता है। ये बात सरोजिनी नायडू ने कहा था इनके लिए। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये वापिस नहीं आए। लेकिन 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ हिंदू मुस्लिम का, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। इन्होंने एकता दिखाई और इन्होंने ये कहा भी स्वतंत्रता के लिए हम कटिबद्ध हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, देश आजाद होना चाहिए। ये बात हुई थी 1916 में लखनऊ में अधिवेशन में। यहां पे दो खास बातें, दोनों पार्टियों का अधिवेशन एक ही शहर में है, दोनों की एक साथ स्टेटमेंट है। दूसरी बात, नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस थी उनका मिलन भी एक साथ है इसी उसमें 16 में। ठीक है। अब इसके बाद जो इलेक्शन हुए 1922 से लेकर के 29 तक की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो ये रही कि यहां पे एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, वो एक देखने को मिली थी। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन था, वो एक असफल रहा था। लेकिन उससे ये रहा था कि जनता में जागरूकता आ गई थी, जनता में जागरूकता आ गई थी। फिर यहां पे कांग्रेस फिर एक जगह तरह से और बट गई जब इलेक्शन हुई। ठीक है ना। तो यहां पे एक तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और विठल भाई पटेल, ये सरदार पटेल के भाई थे, ये कह रहे थे कि भाई नहीं, हम जो असेंबली है उसमें एंट्री चाहते हैं और एंट्री चाह करके फिर हमारा जो उद्देश्य सरकार का जो बिल पास करे उनको रोकना है, उसको सस्पेंड करना जो की जो बिल पास करते हैं। लेकिन गांधी ने कहा था कि नहीं, इसलिए इन्होंने गांधी की बात नहीं मानी और एक स्वराज्य पार्टी नाम से, स्वराज पार्टी नाम से एक अलग धड़ा बना दिया। ठीक है। और ये इलेक्शन भी जीते और सेंट्रल असेंबली थे उसके जो स्पीकर बने विठल भाई पटेल बने, ये भी हुआ। ठीक है। अब ये होने के बाद उसके साथ फिर घटनाएं ये भी घटी यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आया और दूसरी जो पॉलिटिक्स आई कि 1924 में HRA कहां पे स्थापना हुई, कानपुर में, कानपुर में स्थापना हुई। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सत्यनारायण सन्याल, ये आदमी थे। लेकिन 1928 में फिर HSRA कर दिया इसका नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नाम होगा फिर। अब इसमें भगत सिंह
ये आगे नाम, बड़े नाम, ठीक है। जब उम्र में उनसे छोटा था, सच जो चंद्रशेखर आजाद थे उनसे छोटे थे, लेकिन इनकी जो नीति थी उसके अनुसार ये बड़े निकले कि जो 5 प्रस्ताव पारित किए गए उसमें से 3 तो भगत सिंह के माने गए थे। ये कहां पे? फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, यहां पे 1928 को इन्होंने ये किया कि जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, एक तो उसका बदला लिया। साइमन कमीशन जब भारत आया था, सर जॉन साइमन थे चेयरमैन, और ये कहा गया था भाई जो 1919 का अधिनियम है उसकी समीक्षा के लिए आएगा 10 साल के बाद, लेकिन वो पहले आ गया। इस और कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध हुआ और लाला लाजपत राय को चोट लगी, लाठी बरसाई गई और इनने कहा जो इन आदेश है सारवाल में फिर कि हम लाला जी की जो शहादत उसका बदला लेंगे। इन्होंने लाला जी की शहादत का बदला लिया, सांड्रस का वध कर दिया। दूसरी बात 1928 में किया, 1929 में सेंट्रल असेंबली इसमें बम फेंके दंदर जा करके, दर्शक दीर्घा में जा करके, और इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल जो बहरे हैं उनको जागरूक करना है, उनको नींद से जगाना है। इनने ये बात कही। चोरा चोरी जो घटना घटी थी, गांधी ने कहा था भी रचनात्मक कार्यक्रम ये करो, ठीक है ना, इस पे ध्यान दो, लेकिन ये नहीं मानी। जो सेंट्रल असेंबली में इलेक्शन लड़ा, इनने बहुमत के एक तरह से वो किया और विठल भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने। रचनात्मक कार्य क्या बच्चों गांधी का? इसने कहा भी हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ये कहा। इसने कहा कि भी जो मलिन बस्ती है, मलिन बस्तियां, वहां जाओ और वहां पे सफाई करो। ये एक था अछूतो द्वार, अछूतों का उद्धार करो, जो शुल्क कास्ट से, शुल्क ट्राइब से, हाँ, तो जाति प्रथा उसको कम करो, ये कहा, ठीक है। तो इस प्रकार ये घटनाएं घटी। 1922 से लेकर 1929 तक की एंट्री हुई, स्वराज्य पार्टी का निर्माण हुआ, गांधी की बात नहीं सुनी। 1924 में चारे कानपुर में हुई, जिसमें सत्येंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये बड़े नेता थे। फिर उसके बाद 1928 में सारे ने जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन, उसमें लाला जी के ऊपर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई थी। फिर इन्होंने 1928 को उसका बदला लिया, 17 सितंबर उसको, ठीक है ना। तो इन्होंने सांडर्स की हत्या कर दी और उसके साथ फिर इन्होंने जो सेंट्रल असेंबली बम कांड था कि 8 अप्रैल 1929 को किसने? भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त दोनों ने की थी, ठीक है ना, ये किया। अब इसके साथ विद्यार्थियों जो इसको साफ करता हूं, मुस्लिम लीग रहने देता हूं। तो बच्चों गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था उसमें यही था कि जो बेसिक जो काम है ना उसको करो, कि जैसे साफ सफाई है, जाति प्रथा उसको खत्म करना है, ठीक है ना, महिलाओं को लेकर है, उनको सशक्तिकरण, एजुकेशन, कुछ ही मान लीजिए उनके बारे में था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये चले, ये ठीक रहा, 1922 तक भी ठीक रहा, 1925 तक भी ठीक रहा एक तरह से, ये मान लीजिए। अब यहां के बाद फिर गड़बड़ होनी शुरू हो गई, या ये कहें कि भी 1930 का दशक, ये दशक, इसमें डिफरेंस बढ़ने शुरू हो गए। जो पाकिस्तान जो शब्द है रहमत अली उसने दे दिया था, मोहम्मद इकबाल जो कवि थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी पलट गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम शांति और एकता के राजदूत कहे जाते थे, अब उनका भी बिहेव अलग हो गया था। ये बात हुई क्योंकि 1909 में इनको आरक्षण मिला, रिजर्व सीट,
मुस्लिम लीग उन पर तो जीत गई जो रिजर्व सीट थी, उस पर जीत गए, लेकिन जनरल सीट पर नहीं जीत पाते थे। इन्हें सोचा कि ये बड़ी समस्या है, अगर ऐसा हुआ तो हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और मुस्लिम उनसे कम है संख्या में, ये बात कही। तो इसलिए एक आंदोलन चला जो एक तरह से रेडिकलिज्म था कि भी नहीं, हमारे अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, ये बात चली। तो 1936-37 में इलेक्शन हुए, इसमें मुस्लिम लीग रिजर्व सीट को छोड़ करके फिर हार गई तो हालत बड़ी मजबूर होगी भी, ये तो बहुत गलत हुआ। इसका मतलब ये, अगर हमारे को आजादी मिली तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, और हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन्होंने एक अलग राज्य की मांग कर दी। 1940 लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का, इसमें कर दी बच्चों, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनने कहा कि भाई भारत दो संस्कृति, दो सभ्यताएं, जहां खान पान, रहन सहन, भाषा, पहनावा सब कुछ अलग है, इसलिए देश एक नहीं दो देश है, ठीक है। तो दो देश का सिद्धांत यहां पे दे दिया, क्योंकि यह मुस्लिम लीग हार गई थी, इसलिए तिल में लागी कि भाई नहीं, अगर अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो इसका लिए नाराजगी थी इनकी। अंग्रेजों ने जो थे ब्रिटिश, इन्होंने कोशिश की कि भी बात मानी जाए, लेकिन नहीं, बात सिर नहीं चढ़ी बात। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, दो मिशन भेजे मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भाई संविधान की बनाने के लिए, एक उत्तरदायी सरकार आगे चल के बने उसके लिए। लेकिन बात नहीं बन पाई। इसने भी यही कहा, जो कैबिनेट मिशन आया था, कि भाई नहीं, भारत विभाजित नहीं होगा, लेकिन स्वायत्तता मिल जाएगी, ये हो सकती है, ठीक है। क्योंकि धर्म एक मुद्दा बन गया काफी बड़ा। जैसे खिलाफत आंदोलन था, उसमें बंगाल और सिंध प्रांत, इनमें काफी अच्छा प्रभाव मिला था, रिस्पॉन्स मिला था उसका। वरना जो स्वराज्य की बात है, स्वराज ये बहुत पहले हुआ था, जो क्रांतिकारी थे राष्ट्रवादी, उनने कर दिया था। लेकिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, ये 1940 है, ये 1929 है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका। हाँ, तो इन्होंने भी घोषित कर दिया स्वराज। और 29 दिसंबर में होता था कांग्रेस का अधिवेशन, इसलिए 26 जनवरी 1930 को हर रावी नदी के तट के ऊपर झंडा लहरा के ये कह दिया कि भी हर साल इस डेट को हम गणतंत्र के रूप में मनाएंगे, ये बात कह दी गई। तब से लेके आज 1950 तक, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को अपनाया गया था, लागू किया गया था संविधान को, कि उसकी प्रेरणा स्रोत ये लाहौर अधिवेशन था, जो 26 जनवरी 1930 को फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया था, ठीक है। तो ये हुआ। अब ब्रिटिश जो थी सरकार, वो चाहती भी किसी न किसी तरह पैचअप हो जाए, लेकिन बातें नहीं बनी। अल्टीमेटली हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भारत और पाकिस्तान दो देश बनाने पड़े। ये 14 अगस्त, ये 15 अगस्त। भारत पाकिस्तान, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, और बांग्लादेश
पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के बाद फिर ये बांग्लादेश नाम पड़ा। तो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये किया था कि भी अलग कर दो, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के काफी दुविधा रहेगी भारत के लिए। ठीक है, अब ये तो एक तरह से मित्र हैं, ये नाराज रहता है, जबकि नाराज नहीं रहना चाहिए। पहले जब दोनों एक थे तो एक ठीक है, भाई भाई अलग होते हैं, समस्या क्या है? ठीक है ना, वो इतना धन अपनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन में खर्च करते हैं, हम करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पे। अगर नहीं हो उस प्रकार की समस्या, तो वो पैसा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, बिजली है, उस पर खर्च होगा। जैसे कौन सा देश है, स्वीडन है मेरे ख्याल में, स्वीडन या नॉर्वे, उसने तो अपनी जेल ही बंद कर दी, कोई भी जेल नहीं है, ये देख लीजिए। तो अभी और आगे जाना है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और देश से ठीक है कि 23 अगस्त 2023 को देश ने चंद्रयान चंद्रमा भेज दिया कि सब कुछ ठीक है, नहीं गरीबी है, भूखमरी है, पानी की समस्याएं हैं, शिक्षा बराबरी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सारे देश के सांझले मुद्दे हैं। तो तब वो होगा तो तब देश आगे बढ़ेगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमने देखा कि एक भाई एक देश था, एक देश दो देशों में बट गया, एक फिर यहां एक यहां, फिर ये भी बट गए, 3 देश बन गए एक देश के। ठीक है, इसलिए ये देखिए बच्चों कि भी देश को अगर सबल बनाना है तो जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, लिंग है, इन मुद्दों से छोटी बात नहीं है, ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो जैसे बता कि भाई नॉर्वे है या स्वीडन, नॉर्वे मेरे ख्याल में, उसने अपनी जेल ही बंद कर दी, कोई अपराध है ही नहीं वहां पे। ठीक है, नॉर्वे या स्वीडन में से एक है। पहले दूसरे देश के कैदी को रखते थे, अब वो ही बंद कर दिए कि नहीं जेल बंद, जेल कोई नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, दूसरे देश के कैदी रखे जाते थे वहां पे। ठीक है, तो इसी में जो लाल बाल पाल, उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस, ये भी बड़े नेता थे, गरम दल के नेता थे एक तरह से, और 1941 को देश से बाहर चले गए, पहले जर्मनी गए, फिर जापान गए, आजाद हिंद फौज का जो निर्माण हो रखा था, फिर उसकी कमांड संभाली, फिर इम्फाल कोहिमा वहां पे आक्रमण किया आजाद हिंद फौज ने, बहुत आगे तक बढ़ गए थे। जिस समय आजाद हिंद फौज के सिपाही भारत में एंट्री की तो हथियार छोड़ के धरती मात को चूमने लग गए कि अपने देश को हमने जीत लिया, अपने देश में हमने एंट्री की, ऐसे भावुक हो गए थे आप। तो विद्यार्थियों में यही कहूँगा कि भाई नहीं, देश के जो क्रांतिकारी थे, देश के जो योद्धा थे, उनके सपनों का भारत एक भारत है, ये भारत है। इसमें जहां ने सद्भावना की बात की थी, एकता की बात की थी और जन कल्याण की बात की थी, ये होना चाहिए। नहीं तो हजारों आदमी इन्होंने शहादत दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पीटा गया था इलाहाबाद में, वल्लभ भाई पटेल को पीटा गया था, कई कई साल तक जेल में रह कर आई है, महिलाएं भी रह कर आई है, आदिवासी महिलाएं जिन्हें कुछ नहीं पता कि अधिकार क्या होते हैं, लेकिन गांधी का आह्वान पर उन्हें सब कुछ छोड़ दिया और देश की स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें कूद पड़ी। तो मैं यही कहूंगा कि उन महापुरुषों के सपनों का जो भारत है वो एक अच्छा भारत होना चाहिए, जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के जिसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, वो चाहिए। तभी हमारी जो एक सच्ची श्रद्धांजलि है इन महापुरुषों को। ठीक है विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद।